Hello everyone. I am Mandeep Singh, Faculty of English. Once again, welcome you all at the online study platform of Examify. ठीक है, सो हम लोग देख रहे हैं लास्ट कुछ प्रीवियस क्लासेस से एसएससी सीजीएल के अपकमिंग एग्जाम्स को देखते हुए एसएससी सीजीएल के एसएससी अपकमिंग एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल शिफ्ट वाइज। आज हम लोग पहुंच गए थर्ड शिफ्ट पे। ठीक है, जो 9/9/2024 को आपसे थर्ड शिफ्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, सेट 3 पे हम लोग आ चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि आपसे 25 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया था। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना था। ठीक है, किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है भाई? किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है? मोर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली। मतलब मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब होता है समथिंग अनप्लीजेंट के केस में यूज होने वाला वर्ड है। समथिंग अनप्लीजेंट, कोई बैड, कुछ अनप्लीजेंट केस में यूज होने वाला वर्ड। ठीक है, तो मोर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली, आपको खाली ये देखना है कि भाई अल्कोहल इसको चाहिए कंटिन्यूअसली, मतलब शराब वगैरह चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा वर्ड होता है ना शराब के लिए, देखिएगा शराब के लिए जो हमारा वर्ड होता है वो होता है डिप्सो। डिप्सो का मतलब रिलेटेड टू आपका अल्कोहल से रिलेटेड वर्ड है डिप्सो। ठीक है ना, ध्यान रखना है भाई, अल्कोहल वगैरह शराब वगैरह से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, अल्कोहल वगैरह शराब वगैरह से रिलेटेड वर्ड है। और मैनिया का मतलब क्या होता है? मैनिया का मतलब ही होता है ऑब्सेशन फॉर समथिंग। ऑब्सेशन फॉर समथिंग, जब आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा लत हो जाता है, धुन सवार हो जाता है, जैसे किसी को शराब पीने का धुन सवार हो गया है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा शराब पीने लग रहा है तो वो क्या हो जाता है? उसको डिप्सोमानिया हो जाता है। उसको क्या हो जाता है? उसको डिप्सोमानिया हो जाता है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। बड़ा ही इजी था। मैं आपको ये ऑप्शन भी बताऊंगा, थर्ड नंबर ऑप्शन भी। थर्ड नंबर ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप ये रूट याद रखो, क्लैप्टो। क्लैप्टो का मतलब ये होता है चोरी से रिलेटेड है, स्टिल करने से रिलेटेड है। किसी चीज को चोरी या स्टिल करने से रिलेटेड वर्ड है क्लैप्टो। ठीक है, थिफ्ट से रिलेटेड है। थीफ मतलब थेफ्ट से रिलेटेड वर्ड है आपका, चोरी से। मैनिया मतलब आपको बहुत ज्यादा कोई चीज पसंद है। ऑब्सेशन फॉर समथिंग मतलब जिसको चोरी करना बहुत पसंद है उसको हो जाता है क्या? उसको हो जाता है क्लैप्टोमैनिया। उसको हो जाता है क्लैप्टोमैनिया। ठीक है, अच्छा अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? मैनिएक। मैनिएक का मतलब क्या होता है? मैनिएक, मैनिएक का मतलब होता है, देखिए ये भी मैनिया से ही बना है। मतलब ये एक्सट्रीम लेवल तक आपको कोई चीज अच्छा लग जाए कि एकदम पागलपन जैसा हो जाए, धुन सवार हो जाए, उस केस में मानिया वर्ड यूज होता है। वहीं से बड़ा मैनिएक। मैनिएक का मतलब क्या होता है? टू बिहेव, जैसे ऐसे लिख देते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, आपको इजी होगा समझने में। क्या लिखा हुआ है? वन हु बिहेव्स, वन हु बिहेव्स in a stupid manner, in a stupid manner मतलब वो बंदा जो बिहेव करे एकदम पागलों की तरह, वाइल्डली बिहेव करे, वाइल्ड बिहेव करे, एकदम अनकंट्रोल्ड वे में एकदम बिहेव करे, एकदम पागल तरह उसकी हरकतें हैं। ठीक है, वन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड मैनर, इन अ स्टूपिड मैनर बिहेव करे, वाइल्ड वे में बिहेव करे, उसको बोला जाता है मैनिएक। उस इंसान को बोला जाता है मैनिएक, मतलब एक तरीके का पागल ही आप कह सकते हैं। ठीक है ना। और मॉर्बिड का तो मतलब मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को क्योंकि आपको इस वर्ड का भी मीनिंग बताना होगा। ठीक है, सैटिरोमैनिया, सैटिरोमैनिया का मतलब क्या होता है? मैनिया का मतलब तो आपको पता चली गया, ऑब्सेशन फॉर समथिंग। और ये सैटिरो वर्ड इज रिलेटेड टू एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, मतलब कहने का मतलब है अ पर्सन, अ पर्सन विथ एक्सेसिव, एक्सेसिव सेक्सुअल, सेक्सुअल डिजायर, मतलब जिसको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स रहते हैं ना, बहुत ज्यादा, उसको क्या बोला जाता है? वो किस चीज से ग्रसित हो जाता है? सैटिरोमैनिया से, सैटिरोमैनिया से आपका ग्रसित हो जाता है। सो सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, एनालिसिस का मतलब यही होता है, आपको हर चीज हर बात वहां पर समझ के चलना है, एक चीज भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको ऐसे एनालिसिस करवाता हूँ। ठीक है ना भाई, भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन से कितना कुछ सीख जाओगे। हो सकता है अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्लेप्टोमेनिया से आए, हो सकता है अगला क्वेश्चन ये सैटिरोमैनिया से आए, मैनिएक से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, सो ऐसे करके आपको घर में भी पढ़ाई करना है। ठीक रहा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करना है। दिया हुआ क्वेश्चन आपको किसमें दिया हुआ है?
क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड, द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड। आपको पता है कि जो वॉज होता है वो बी का फॉर्म होता है, ठीक है, और बी के साथ हमारा V3 जब आता है तो वो सेंटेंस होता है पैसिव। ये सेंटेंस हमारा पैसिव में गिवन है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। अच्छा, वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वर सब बी के फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, मैंने पिछले प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया भी है। सो द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाई आर्ट इंथुसियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो भाई जब इसका एक्टिव करोगे, मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई, जब एक्टिव टू पैसिव का क्वेश्चन आए, हमेशा टारगेट किसको किया करो, हमेशा टारगेट किसको किया करो, टारगेट किया करो उसके वर्ब के फॉर्म्स को, टारगेट किया करो उसके वर्ब के फॉर्म्स को। भाई तुमको अगर वर्ब का फॉर्म से याद है, टेंस वाइज याद रखो, है ना, वर्ब के फॉर्म्स को बिल्कुल कैसे याद रखो, टेंस वाइज। जैसे आप प्रेजेंट टेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट टेंस में पहले सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हो, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दस पास्ट में एंटर करते हो, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल टेंस वाइज याद रखोगे ना, तो भाई इतना अच्छा से ये चैप्टर बनता है ना, इतने अच्छे से चैप्टर बनता है कि इसमें कुछ है ही नहीं फिर, ठीक है। और अगर रटने के चक्कर में लग जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं टेंस वाइज बच्चों को पढ़ाता हूं अपने, मैं जितना भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं टेंस वाइज पढ़ाता हूं ऑफलाइन बैचेस में। ध्यान से समझना है भाई कि ये जो मेरा, मैं एक टेंस का एग्जांपल लेता हूं। एक टेंस होता है मेरा पास्ट में सिंपल पास्ट, सबको पता है भाई, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का ही क्वेश्चन है। सिंपल पास्ट का जो एक्टिव वर्ब फॉर्म होता है वो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। जो एक्टिव वर्ब फॉर्म होता है वो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक। सिंपल पास्ट सब जानते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। और जैसे ही हम लोग पैसिव बनाते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है आपका, वॉज वर्ब के साथ, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। क्यों? क्योंकि पैसिव बनाने के लिए बी प्लस V3 चाहिए, पैसिव बनाने के लिए बी प्लस V3 चाहिए। अब मेरा पता है हमको सिंपल पास्ट का अगर पैसिव कन्वर्ट करना है तो सिंपल पास्ट में तो V2 का जरूरत होता है, इसलिए हमने बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब लिया। मैंने प्रीवियस एनालिसिस में बी के फॉर्म्स बता रखे हैं, आप सारे एनालिसिस देखोगे आपको एकदम बात पीछे से कनेक्ट होगा, ठीक है। प्रीवियस एनालिसिस भी आपको जरूर देखना है। तो बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर्ब, तो सेकंड फॉर्म तो आ गया सिंपल पास्ट का, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब खाली बी के फॉर्म के साथ V3 लगाना रह गया था, वॉज वर्ब है तो बी का ही फॉर्म, साथ में V3 लग गया। इस तरीके से बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब चाहो एक्टिव से पैसिव जाओ, पैसिव से एक्टिव जाओ, तुम्हारा मर्जी है भाई। तो ये जो तुम्हारे सामने वॉज वर्ब के साथ V3 लिखा है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव लिखा है, तुमको सिंपल पास्ट के एक्टिव में आना है, मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो भाई एडमायर का सेकंड फॉर्म क्या होगा, एडमायर्ड होगा। मतलब कुल मिला के आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें एडमायर्ड हो। तो वर्ब को जब टारगेट करते हैं ना, कई सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, सही आंसर जल्दी हाथ में आता है। तो अगर हम लोग वापस आए अपने क्वेश्चन पे, तो लिखा हुआ है द पेंटिंग वॉज बीइंग एडमायर्ड। भाई वॉज बीइंग एडमायर्ड कहां से ही आ गया, एकदम गलत। हम लोग को तो एडमायर्ड चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। आर्ट enthusiasts फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड, ये ऑप्शन हो सकता है। आर्ट enthusiasts फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर्ड कहां से आ गया भाई, एकदम गलत हो गया। द पेंटिंग हैज बीन एडमायर्ड कहां से आ गया, ये भाई देख लो सही आंसर तेरे हाथ में आ गया। तो सोचो वर्ब को टारगेट करके इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आप वर्ब को टारगेट करो और वर्ब को टारगेट करके सीधा क्या किया करो, अपने आंसर को टिक किया करो एक्टिव पैसिव का, ठीक है भाई, सही रहा एकदम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। एक तरीके से आपको एरर ही सही करना है। तो ये जो ब्रैकेट वर्ड सेक्शन है, ये अंडरलाइन सेक्शन है, आप एक तरीके से मान के चलो, और इसमें कुछ गलती है और आपको करेक्शन करना है। लिखा हुआ है ईच पार्टिसिपेंट हैव, बस यहां से आगे आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं, बात को ध्यान से समझना। मैं प्रीवियस एनालिसिस में ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर जैसे वर्ड्स अगर आपके सामने आए तो इसके बाद हमेशा आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। हमेशा हम लोग सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये डिटरमिनर्स है और ये सिंगुलर नेचर के डिटरमिनर्स है। क्यों भाई सिंगुलर नेचर के क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब एक सेंस में प्रत्येक होता है क्योंकि वो भी इंडिविजुअल का बात करता है, लेकिन कुछ इसके अदर मीनिंग भी होते हैं, ईच से ये अलग होता है। बट एक मीनिंग में ये भी क्या है कि इंडिविजुअल का बात करता है, दैट्स वाई इसको भी प्रत्येक वाला मीनिंग आप शेयर कर सकते हैं। ईदर का मतलब दो में से एक होता है, नीदर का मतलब दो में से कोई नहीं। तो जहां पर एक 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 और कोई नहीं मीनिंग निकल रहा है, ऑब्वियसली वो सिंगुलर ही होगा। दैट्स वाई इसके साथ आने वाला नाउन भी सिंगुलर, और जब नाउन ही सिंगुलर हो गया तो भाई वर्ब प्लूरल कैसे ही हो सकता है, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा।
मतलब ये केस में आने वाला हर एक चीज आपका क्या होने वाला है, आगे कोई प्रोनाउन भी होगा तो हर चीज क्या होगा, इसमें सिंगुलर होगा। ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आते रहते हैं क्वेश्चन, देख लो भाई, तेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ईच पार्टिसिपेंट, सबसे पहले पार्टिसिपेंट सिंगुलर होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स नहीं होना चाहिए, वो तो सही लिखा, लेकिन ये गड़बड़ किया है, वर्ब में हैव लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो जितने प्लूरल वर्ब वाले ऑप्शन से पहले तो तुम हटा दो, ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि वर्ब लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब, ये ऑप्शन होगा नहीं, हैव लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। वैसे तो भाई हैव का सिंगुलर हैज होता है तो यहाँ पर हैज होना चाहिए, लेकिन वॉज परफॉर्म्ड भी तो हो सकता था, वॉज भी तो सिंगुलर होता है, लेकिन वॉज परफॉर्म्ड नहीं हो पाएगा, रीजन समझना। अगर हम यहाँ पर वॉज लिख दिए, अगर हम यहाँ पर वॉज परफॉर्म्ड लिख दिए तो भाई वॉज हो जाएगा बी का फॉर्म, और बी के फॉर्म के साथ लग जाएगा ये परफॉर्म्ड V3, स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑटोमेटिक पैसिव, और ये सेंटेंस पैसिव हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, ईच पार्टिसिपेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये सब्जेक्ट है जो हमारा, ईच पार्टिसिपेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूं, यही तो वो एक्शन को कर रहा है, यही तो डूअर है। जब सब्जेक्ट ही डूअर है, जब सब्जेक्ट ही एक्शन को कर रहा है, मतलब पार्टिसिपेंट ही परफॉर्म कर रहे हैं ना भाई, और तो कोई नहीं ना परफॉर्म कर रहा। जब सब्जेक्ट ही डूअर है तो सेंटेंस तो एक्टिव लिखा जाएगा, इसलिए पैसिव वाला स्ट्रक्चर ले नहीं सकते, ये ऑप्शन गलत होगा। सही क्या निकलेगा, ईच पार्टिसिपेंट हैज परफॉर्म्ड वेल, ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इजी क्वेश्चन था, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम, ठीक है। अंडरलाइंड ईडियम का मोस्ट जो मीनिंग है वो आपको बताना है। फतिमा वाज एट हर विट्स एंड, ठीक है। अच्छा, अंडरलाइंड ईडियम ये है आपका, एट हर विट्स एंड, ये है आपका अंडरलाइंड इडियम, ठीक है। फतिमा वाज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरीन प्लेस। सीरीन का मतलब क्या होता है, शांति से रिलेटेड, कामनेस से रिलेटेड, कामनेस से रिलेटेड ये वर्ड है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी भी है आपका। प्लेस फॉर स्पेंडिंग हॉलीडेज, जहां पर वो हॉलीडेज को स्पेंड कर सके। तो विट्स एंड का मतलब क्या होता है, आपको पता है? विट्स एंड का मतलब होता है जब कोई बंदा कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे, पजल्ड हो जाता है भाई बंदा, इसमें क्या हो जाता है, बंदा इसमें पजल्ड हो जाता है, ठीक है, पजल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड लगेगा, सो वरीड, कंफ्यूज्ड और अनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू, ये ऑप्शन लगेगा। सो वरीड और कंफ्यूज्ड और अनॉयड दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, ये तो होता नहीं, बेहोश नहीं होता उसमें आदमी। सो काम एंड कंपोज्ड, मतलब इतनी शांत, इसमें आदमी, विट्स एंड में आदमी शांत हो ही नहीं सकता है, विट्स एंड में आदमी शांत हो ही नहीं सकता, आदमी कंफ्यूज्ड होता है, उसमें ऑप्शन हो गई नहीं। सो वरीड एंड कंफ्यूज्ड और अनॉयड दैट शी इंसल्टेड अदर्स, उसने दूसरों को इंसल्ट कर दिया, ये बात नहीं होता है, यहाँ पर सही निकलेगा वन। आप वरीड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, अनॉयड होते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करें। सो आपको ऑप्शन निकलेगा, बोलो क्या ऑप्शन निकलेगा, वन, ठीक है, सही रहा हमारा ये क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। भाई जंबलिंग आ गया, अरेंज करना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में अरेंज करने का प्रॉपर तरीका बताया था। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पहले फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करने का जरूर कोशिश किया करो, पेयर बनाने के जरूर कोशिश किया करो, क्या आगे आएगा क्या पीछे आएगा, ठीक है। कुछ पेयर्स बनाया करो, फर्स्ट सेंटेंस बनाया करो और अरेंज कर दिया करो लॉजिकली। देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि कैसे करना, फिर से देखो, लिखा हुआ है हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स, ठीक है, वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड कल्चर कस्टम एंड लाइफ स्टाइल इज दैट, ठीक है। मैं सबसे पहले देखूं, अगर मैं सबसे पहले देखूं एकदम नॉर्मल वे में, क्या कभी भी एंड में सेंटेंस एंड कर सकता है? कई सारे तरीके हैं, क्या कभी भी एंड में सेंटेंस एंड कर सकता है, मतलब एंड वाला सेंटेंस लास्ट में आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। एंड से तो आगे कोई बात जुड़ेगा। भाई कितना इजी होता है, देखो ट्रिक सीखो मेरे से खाली तुम, ठीक है। मैथ्स में भी, मैथ्स में ट्रिक होता है भाई, इंग्लिश में भी ट्रिक होता है। दिमाग देखो, एंड लास्ट में नहीं आ सकता, मतलब आर वाला सेंटेंस लास्ट में नहीं आएगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ऐसे इज दैट है, कल्चर कस्टम एंड लाइफ स्टाइल इज दैट, इज दैट में बात छोड़ दोगे, आगे कुछ नहीं बोलोगे क्या? इनकम्प्लीट रह जाएगा बात, मतलब एस वाला ऑप्शन भी लास्ट में नहीं आएगा, हटा दो, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा पीपल्स, पीपल्स लगा के लास्ट में छोड़ दोगे क्या? वैसे तो पीपल्स वाला कोई ऑप्शन लास्ट में दिया नहीं है, पी लास्ट में दिया नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो पी वाला ऑप्शन भी लास्ट में होता, अगर मान लो पी वाला ऑप्शन भी लास्ट में होता तो ये गलत हो जाता, पी वाला ऑप्शन भी अगर लास्ट में होता तो गलत हो जाता। क्यों? समझो बात को ध्यान से। यहाँ पर पीपल्स लिखा हुआ है, पीपल के ऊपर एपोस्ट्रोफे एस है। एपोस्ट्रोफे एस क्या दिखाता है? ओनरशिप दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है। और आपको पता है ओनरशिप दिखाने के लिए इसके बाद नाउन का होना बड़ा जरूरी है।
यहाँ पर नाउन का होना बड़ा जरूरी है, इसलिए पी वाला सेंटेंस भी आखिर में नहीं आता। अब आखिर में या तो क्यू लिखा हुआ है या तो आर लिखा हुआ है, तुम किसी भी तरीके से पकड़ सकते हो, बस पकड़ने से मतलब है। अरे यार आर तो आएगा ही नहीं ना, हम भी क्या ही देख रहे हैं भाई, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, ये भी नहीं आएगा ना। सही आंसर क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। ऐसे ही निकल गया, बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। मैंने देखा नहीं था कि लास्ट वाले में भी आ रहा है, सॉरी। आंसर तो ऐसे ही निकल गया यार, बनाने का क्या ही जरूरत है इस क्वेश्चन को। पढ़ो जरा, देखो सही बना कि नहीं बना। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर कस्टम एंड लाइफ स्टाइल इज दैट वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। बिल्कुल मीनिंगफुल बात। हम क्वेश्चन बनाए भी नहीं, हम कुछ अरेंज नहीं किए, हम बस देखे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सही आंसर तेरे हाथ में आ गया। ऐसे लॉजिक्स क्रिएट करो अपने मन में, ऐसे लॉजिक्स क्रिएट करो, ठीक है? ऐसे सीखो। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हो गया, ऐसे थोड़ी होगा यार। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सीखो, ठीक है? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड बता दो। एकोमोडेट, एकोमोडेट सही है, डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी, बिल्कुल सही है, ठीक है। मिसचीवियस, MISCHIEVI, वी आई नहीं होता है, VOUS होता है। मिसचीवियस में VOUS होता है, आई नहीं आता है बीच में, आई गलत हो गया। अच्छा, मिसचीवियस का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है? अच्छा, मिसचीवियस का मतलब क्या होता है? शरारत, है ना, कोई शरारत, है ना भाई। मिसचीवियस मतलब शरारती इंसान, जो विक्ट होता है, जो विक्ट होता है शरारती होता है, जो शरारती होता है, ठीक है? शरारती इंसान, ध्यान रखना है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है? मिलेनियम। मिलेनियम का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्रिविलेज का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। प्रिविलेज का मतलब कोई एडवांटेज मिल रहा है आपको, प्रिविलेज, कोई आपको एडवांटेज मिल रहा है, प्रिविलेज सेक्शन, ठीक है ना, जिसको एडवांटेज है। और मिलेनियम का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स मिलेनियम होता है, ठीक है? ध्यान रखना है भाई। मिसचीवियस गलत है, VOUS होगा मिसचीवियस, ठीक है? वीक या फिर शरारती, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम देना है आपको। सिनोनिम किसका देना है? टॉट का। टाउट का मतलब क्या होता है? टाउट का मतलब होता है टाइट, कस के पकड़ा हुआ, ठीक है? एकदम टाइट, स्ट्रेस्ड, खींच के एकदम किसी चीज को टाइट कर देना है एकदम। तो ऑप्शन क्या लगेगा सिनोनिम में? टाइट लगेगा। अच्छा, स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक का मतलब आपका वीक के सेंस में यूज होता है, ठीक है भाई? स्लैक का मतलब वीक के सेंस में यूज होता है। लूज के सेंस में, मतलब वीक के सेंस में, लूज के सेंस में यूज होता है आपका ये वर्ड स्लैक। लूज के सेंस में उसका एंटोनिम बन जाएगा। अच्छा, टोन का मतलब तो वो होता है ना, कट कर देना, फाड़ देना किसी चीज को। टीयर का पास्ट फॉर्म है ये, टीयर का पास्ट फॉर्म है। टोन कपड़ा उपड़ा फाड़ देना, कट कर देना, स्प्लिट कर देना किसी चीज को, ठीक है? अच्छा, फ्लैक्सिड का मतलब क्या होता है? फ्लैक्सिड का भी मतलब यही होता है, वीक एंड सॉफ्ट, कोई चीज कमजोर है और सॉफ्ट नेचर का है, ठीक है? उसको फ्लैक्सिड कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? स्लैक का मतलब लूज होता है, इस बात को ध्यान रखना है। आंसर क्या लगेगा? टॉट का सिनोनिम होगा टाइट, टाइट होगा आंसर, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। फिर से आ गया हमारा एक्टिव वॉइस, भाई एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देख लो क्या लिखा हुआ है। ही विल बी मेड। विल क्या होता है? मॉडल। मैंने आपको सिखा रखा है, मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी मॉडल के साथ कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सब आपके मॉडल होते हैं। किसी भी मॉडल के साथ बेस फॉर्म का यूज होता है, जिसको आप लोग बेसिकली फर्स्ट फॉर्म कहते रहते हैं, लेकिन होता बेस फॉर्म है, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट पर हम कभी चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट ही फॉर्म मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कैन के साथ गो लिखते हो, वेंट नहीं लिखते, गॉन नहीं लिखते, गोइंग नहीं लिखते, गोज नहीं लिखते, V2, V3, V4, V5 नहीं लिखते, उसका बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लिखते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक? ये होता है उसका एक्टिव फॉर्म, ये होता है उसका एक्टिव फॉर्म। और जैसे किसी मॉडल का तुम कन्वर्ट करते हो ना पैसिव, तो मॉडल के साथ क्या चाहिए? बेस फॉर्म। तो बी का बेस फॉर्म क्या होता है? खुद बी होता है। और आपको पता है किसी भी चीज को पैसिव बनाने के लिए बी के साथ V3 का जरूरत होता है, तो बी के साथ V3 लगाना है तो V3 लगा दो। ये होता है किसी भी मॉडल का पैसिव, ये होता है किसी भी मॉडल का एक्टिव, इस बात को ध्यान रखना है। ये बात सारे ही मॉडल्स पर अप्लाई होता है। ये किसी भी मॉडल का एक्टिव वॉइस है, ये किसी भी मॉडल का पैसिव वॉइस है, ठीक है भाई? बढ़िया रहा। अब तुम देखो यहाँ पर पैसिव लिखा हुआ है, विल बी मेड, विल प्लस बी प्लस V3, तो वापस आ जाओ एक्टिव में, मॉडल के साथ V1 आ जाएगा। मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है भाई? तो विल लिखना पड़ेगा, और विल के साथ मेड का, बी से तो कोई मतलब नहीं है, मेड का, मेड मेन वर्ब है ना। देखो पहला वाला वर्ब ऑक्सिलरी होता है, लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब होता है, बीच वाला जो होता है ना वो सेकेंडरी वर्ब होता है, वो सपोर्ट कर रहा है दोनों स्ट्रक्चर को बनाने में। लेकिन तेरा विल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल, और ये है मेन वर्ब। इसका V1 फॉर्म बेस फॉर्म यूज करोगे, मेक हो जाएगा। और तुम कोशिश करो समझने का कि विल मेक का ही आपने विल बी मेड किया होगा, तो विल मेक में आपको सेंटेंस कन्वर्ट करना है। विल बी मेकिंग नहीं होगा, विल मेक ये हो सकता है। शैल बी मेड ये भी पैसिव ही हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है? और विल बी मेड ये भी पैसिव ही रह गया, नहीं होगा। आंसर क्या निकलेगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, ऐसे ही निकाल दिया।
द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, इसका पैसिव बना ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। समझे बात को? चला जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मींस टू स्टील फ्रॉम शॉप, टू स्टील फ्रॉम शॉप, दुकान से चोरी करना, ठीक है भाई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रीन थंब नहीं होगा, ब्लैक शिप नहीं होगा, है ना। क्या निकलेगा भाई? 5 फिंगर डिस्काउंट। 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आपको पांचों फिंगर में डिस्काउंट मिल गया। आपने कोई चीज चोरी किया, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया मतलब आपको पांचों फिंगर में डिस्काउंट मिल गया। सिंपल सा बात है भाई। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। शॉप से चोरी कर लेना, सामान उमान, जैसे बिजी था दुकानदार, आपने सामान लिया, छोटा सा डाल लिया पॉकेट पे, ठीक है ना, वो होता है 5 फिंगर डिस्काउंट। अच्छा आइडिया में आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर। एरर बताना है भाई। लिखा हुआ है आई आर डांसिंग, आगे जाने का ही क्या जरूरत है, बताओ ना जरा। इतना भी इजी एरर देगा भाई? आई के साथ आर कब से आने लगा? आई के साथ एम आता है, सिंपल सा बात है। इस पार्ट में एरर है, आगे क्यों ही पढ़ोगे? आई एम डांसिंग होगा, आई आर डांसिंग, आई इज डांसिंग थोड़ी होता है भाई, आई एम डांसिंग होता है। किसको नहीं पता है? सबको पता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर। फिर से एरर है। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। भाई टी, अपने कैफे का जो टी है उसका कोस्टा कैफे के टी से कंपैरिजन हो रहा है। जब कंपैरिजन होता है तो भाई हम लोग जानते हैं कंपैरिजन हो रहा है, और देखो देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, आपको पता है। तो गुड होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है बेटर होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, आपको पता है। देन लिखा हुआ है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना चाहिए। यहाँ पर आपको बेटर देन लिखना चाहिए, बेटर देन, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा मिस्टेक है यहाँ पर आप एरर करो, पार्ट 3 पे एरर करो, ठीक है। पार्ट 3 पे एरर करो। अगले पे आ जाओ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब क्या होता है? कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी, बहुत ज्यादा अनखुश, बहुत ज्यादा नाखुश, सॉरी अनखुश बोल रहे हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया बहुत ज्यादा नाखुश, वेरी अनहैप्पी, ठीक है भाई। मिजरेबल, मिजरेबल लाइफ, बहुत ज्यादा दुखी वाला लाइफ। सैड वाला सिचुएशन, अनप्लेजेंट सिचुएशन, क्या होगा अपोजिट? मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब क्या होता है? बहुत मीठा जो चीज लगे सुनने में, कोई स्वीट वॉइस वॉइस वगैरह, है ना। वॉइस वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं स्वीट वॉइस, मीठा, एकदम मीठा आवाज, मधुर आवाज, मेलोडियस, ठीक है भाई। जैसे लता मंगेशकर जी थी, उनका आवाज, ठीक है। अच्छा सेटल्ड का मतलब तो जो चीज सेट है। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रोकना, किसी चीज को होने से रोकना, प्रिवेंट करना, किसी चीज को होने से रोकना, प्रिवेंट करना। रिस्ट्रिक्ट करना, रेस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रेन करना, है ना, प्रिवेंट करना, है ना। ये भी नहीं। और अगला ऑप्शन क्या है? चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना। चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो आंसर क्या लगेगा भाई? मिजरेबल का मतलब अनहैप्पी है, तो फिर उसका अपोजिट चीयरफुल बनेगा हैप्पीनेस, क्योंकि आपको एंटोनिम लगाना है। आंसर बिल्कुल सिंपल आ चुका है आपके हाथ में, हैप्पीनेस, चीयरफुल, ठीक है। सिंपल सा था, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना किसी चीज को। भाई सिनोनिम बोला है, सीधा सीज लगा दो। सीज का मतलब होता है जब्त करना। रीस्टॉक का मतलब होता है फिर से किसी चीज को स्टॉक में ले आना। डिस्ट्रॉय मतलब पता ही है आपको, किसी चीज को डैमेज, डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, पता ही है आपको, ठीक है ना। सिंपल सा वर्ड है। और टिटिवेट का मतलब क्या होता है? टिटिवेट का मतलब देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जा सकता है। टिटिवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग या फिर somebody टाइडी, अट्रैक्टिव, किसी चीज को पहले के कंपैरिजन में और साफ सुथरा करना और अट्रैक्टिव करना, कि देखने में अच्छा लगे, टिटिवेट करना, ये होता है उसका मतलब। टाइडी याद रखो, टाइडी से टिटिवेट, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बट आंसर क्या होगा? सीज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आता है, कॉन्फिस्केट, जब्त करना, सीज, ठीक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा एडिबल। एडिबल का क्या बताना है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड एडिबल। एडिबल का मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब सिनोनिम ही बताना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है भाई। अच्छा नॉइजम, नॉइजम का मतलब क्या होता है? नॉइजम का मतलब समथिंग अनप्लीजेंट से रिलेटेड है, ये समथिंग अनप्लीजेंट, है ना, दैट इज वेरी ऑफेंसिव, ठीक है। अनप्लीजेंट से रिलेटेड है नॉइजम। मोर्टल आपको पता ही है, डेथ से रिलेटेड है, जो मर जाएगा, जो डेथ हो जाएगा जिसका, ठीक है, जो मरणशील है, जो मर जाएगा, ठीक है। अच्छा नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर मैं जिक्र करूंगा थोड़ा सा। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है भाई? नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल। भाई नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, दैट इज हार्मफुल, हानिकारक, ठीक है। दैट इज डिलीटेरियस,
दैट इज डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, ठीक है, डेट्रीमेंटल आपको याद रखना है। दैट इज लीथल, ये पहले भी आ चुका है हमारे एनालिसिस में। दैट इज डेडली, दैट इज पॉइजनस, दैट इज पॉइजनस, दैट इज परनीशियस, परनीशियस, दैट इज इनिमिकल, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, ऑबनॉक्सियस भी आ सकता है भाई, सारे याद रखो, सारे तेरे एग्जाम में घुमा फिरा के आते जाते रहते हैं भाई, सारे याद रखो। अरे भाई नॉक्स वर्ड ही होता है ना, नॉक्स का मतलब ही होता है समथिंग डेंजरस, समथिंग हार्मफुल, वहीं से बना नॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस का भी मतलब वही निकला। अच्छा, डिलीटेरियस का मतलब भी हार्मफुल, अच्छा डेट्रीमेंटल का भी मतलब हार्मफुल, अच्छा लीथल मतलब घातक, हार्मफुल, डेडली मतलब डेड लगे हुआ है मतलब हार्मफुल है, पॉइजन से बना पॉइजनस मतलब हार्मफुल है, परनीशियस आपको याद रखना है, इनिमिकल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने, सारे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं भाई, ध्यान रखना। और आपको सिनोनिम बताना है किसका भाई, यहाँ पर एडिबल का, तो नोइजम से कोई लेना देना नहीं, मोर्टल से कोई लेना देना नहीं, नॉक्सियस से कोई लेना देना नहीं। एडिबल मतलब दैट इज एबल टू, मतलब एबल टू बी ईटन, मतलब ऐसा चीज जो खाने योग्य है, जो अच्छा चीज है आप खा सकते हैं, तो उसका सिनोनिम न्यूट्रिटिव बनेगा, उसका सिनोनिम न्यूट्रिटिव बनेगा, जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ चीज है, ठीक है भाई। एकदम सिंपल सा वर्ड था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अंडरलाइन सेगमेंट। भाई अंडरलाइन सेगमेंट को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, देयर आर मैनी फैक्टरीज इन द ऑपरेटिव, ये अंडरलाइन सेक्शन, ठीक है, सॉरी अंडरलाइन होना रह गया, ये अंडरलाइन सेक्शन, ठीक है भाई। देयर आर मैनी फैक्टरीज इन द ऑपरेटिव एरियाज ऑफ द सिटी, ऑपरेटिव एरियाज मतलब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, वो गलत नहीं है, बस उसकी जगह और क्या आ सकता है आपको ये बताना है, गलत नहीं है वो। तो ऑपरेटिव एरियाज जहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, इसका मतलब कौन सा एरिया होगा, देखो तो जरा। एक लिखा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया, एक लिखा हुआ सर्विसेबल एरिया, एक लिखा हुआ इंडस्ट्रियस एरिया, एक लिखा हुआ मैकेनिकल एरिया। मैकेनिकल एरिया नहीं होता है कभी, मैकेनिकल एरिया नहीं होता है। ऑपरेटिव एरिया मतलब जहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं, मैकेनिकल एरिया नहीं होता है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, भाई ये वर्ड याद रखो। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस में कंफ्यूज कभी मत होना, एल वाला इंडस्ट्रियल होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, पहले मैं इसी को बता देता हूं, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऐसा कुछ। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है OUS, मतलब ये होता है हार्ड वर्किंग, जो डिलीजेंट भी होता है, जो हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, डिलीजेंट है हार्ड वर्किंग, वो होता है आपका इंडस्ट्रियस। तो ये भी ऑप्शन नहीं लगेगा, सर्विसेबल एरिया नहीं कह रहा है जहां ऑपरेशन होता है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वो ये कहना चाहता है देयर आर मैनी फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज कहां होती है, इंडस्ट्रियल एरियाज में होती है। कितना सिंपल सा बात है भाई, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरियाज में होती है, तो सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, इस बात को ध्यान रखना। और आपको इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस के बीच डिफरेंस जरूर ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट, मेहनती। चलते अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। बाप रे, सिनोनिम बताना है, चलिए, ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड का इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल द ब्लैंक, द एलोबरेट सिलेबी हैड टू बी। क्वेश्चन देखो यहाँ से यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ से क्वेश्चन है पूरा यहाँ तक, यहाँ से क्वेश्चन है पूरा यहाँ तक, ठीक है, ध्यान रखना है। द इलाबोरेट सिलेबी हैड टू बी समराइज्ड डैश समराइज्ड, और आपको क्या बताना है, सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड, मतलब इसी वर्ड का सिनोनिम मिलता जुलता वर्ड लेना है, टू मेक द प्रेजेंटेशन इन द यूजीसी असेसमेंट मीटिंग। समराइज करना मतलब जो इलाबोरेट सिलेबी है, सिलेबस का आपका प्लूरल आपको पता होना चाहिए, सिलेबस का प्लूरल हम लोग सिलेबी लिखते हैं, सिलेबस होता है ना, सिलेबस आपका जो सिलेबस होता है क्या क्या पढ़ना है, उसी का प्लूरल सिलेबी होता है, ठीक है भाई। ये ग्रीक के वर्ड्स हैं, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इनका प्लूरल आई लगा के बनाया जाता है, जैसे आपने फिनोमिनन फिनोमिना पढ़ा होगा, ठीक है भाई, मेमोरेंडम मेमोरेंडा पढ़ा होगा, ये उन्हीं कैटेगरी का एक वर्ड है, ध्यान रखना है आपको। हैड टू बी समराइज्ड करना है उस चीज को, चलिए एक्सपेंडेड करना है, समराइज्ड करना मतलब एक्सपेंड करना नहीं होता है। अच्छा, समराइज्ड करना मतलब प्रोलॉन्ग करना, प्रोलॉन्ग करना मतलब किसी चीज को लंबा करना नहीं होता है, लेंथेड का भी मतलब होता है लेंथ से रिलेटेड है ना, लंबा करना ये भी नहीं होगा। यहाँ पर समराइज का मतलब हो सकता है रिकैपिचुलेट करना, मतलब किसी चीज को वापस से रिकॉल करना, वापस से रिपीट करना या समझना, रिकैपिचुलेट करना होगा उस चीज को कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या रखना है, उसका असेसमेंट करना है, सिंपल सा बात है, बात मीनिंग से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है,
ठीक रहा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन छोटा सा है, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनकरेक्टली क्या है ना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आई रिसीव्ड, आई आर ई सी आई ई वी डी, ये स्पेलिंग गलत है भाई। और रिसीव का स्पेलिंग आर ई सी आई वी होता है, और उसमें प्लूरल सॉरी उसका अगर पास्ट फॉर्म बनाओगे तो डी लग जाता है। आर ई सी आई वी ई डी, ये सही है, ये वाला स्पेलिंग सही होगा। आपको सही वाला स्पेलिंग चुनना था, करेक्ट स्पेलिंग यही सही होगा। ये गलत है, ये गलत है, गलत। सी ई ए वी डी गलत है, आर ई सी ई आई वी डी होता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऊपर वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द क्वेश्चन पेपर आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। ये आपका अंडरलाइंड पार्ट, ये है आपका अंडरलाइंड पार्ट। सॉरी, थोड़ा सा अंडरलाइंड वर्ड्स टाइपिंग मिस्टेक हुआ है पीछे से, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा अगली बार से, आप माइंड मत करिएगा। ठीक है, आप बात को ध्यान से समझिए, मैंने अंडरलाइन तो कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट कांट बी रीच्ड। कांट बी रीच्ड को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो कांट बी रीच मतलब जिस तक पहुंचा ना जा सके। क्वेश्चन सेफ रखने होते हैं, तो इरिप्रेसेबल, जिसको रिप्रेस ना किया जा सके, इससे क्या ही लेना देना। इनएक्सेसिबल मतलब एक्सेस ना किया जा सके, पहुंचा ना जा सके, ये ऑप्शन सही लग रहा है। इसको अफोर्ड ना किया जा सके, ये होगा नहीं। अफेबल, अफेबल नहीं होगा। अफेबल का मतलब क्या होता है, चलो इस वर्ड का मतलब समझ लो पहले। आंसर तो तुम्हारा निकलेगा बिल्कुल 100% इनएक्सेसिबल, जहां तक पहुंचा ना जा सके, एक्सेस ना किया जा सके। एक्सेस से बना इनएक्सेसिबल, और कांट बी रीच्ड का मतलब इनएक्सेसिबल ही होगा। सही आंसर यही निकलेगा, गलत ये भी होगा। ठीक है, 4 3 1 और आपका गलत है, 2 आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अफेबल का मतलब समझ लो, अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली। ठीक है, अच्छा, जीनियल, कॉन्जीनियल, है ना, ध्यान रखना है भाई। एमिएबल, ये सारे वर्ड्स का मतलब पता है क्या होता है, फ्रेंडली, है ना। फ्रेंडली रिलेशंस, वार्म रिलेशंस, अच्छे रिलेशन, दोस्ताना संबंध, अफेबल, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करोगे और शेयर भी जरूर से करोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपका एग्जाम अच्छा हो और अच्छे से पढ़ो भी। जो वर्ड्स का मीनिंग देते हैं वो नोटबुक में लिख लिया करो। हम 100% गारंटी देते हैं वो वर्ड तेरे अगले आने वाले एग्जाम्स में, मॉक्स में तुम्हारा काम पे आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन। होमोफोन का मतलब क्या होता है, सेम साउंडिंग वर्ड्स। फोन का मतलब होता है साउंड, होमो का मतलब होता है सेम, सेम साउंडिंग वर्ड्स। सेम साउंडिंग वर्ड्स मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो राइट, जैसे मान लो, ऐसे समझो, जैसे मान लो रूट है। अब जैसे मान लो रूट है भाई, दोनों ही रूट है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। ये होते हैं होमोफोन्स, ये होते हैं होमोफोन्स। ठीक है भाई, टू है, टू है, टू है तो तीनों ही टू, लेकिन मीनिंग दोनों का, तीनों का अलग है। ये होते हैं होमोफोन्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज द डैश टू एक्सप्रेस द थॉट्स। ही हैज द डैश, ही हैज द राइट, ही हैज द राइट, ही हैज द राइट, ही हैज द राइट। राइट तो नहीं होगा, राइट तो मतलब किसी जर्नी उर्नी पे जाना होता है, घोड़े उड़े पे, बाइसाइकिल पे, 2 पहिए वाली गाड़ी पे, या किसी एनिमल पे बैठ के निकलना जर्नी पे, वो राइड होता है ना। तो ये नहीं होगा राइट, ये वाला लिखित वाला बात नहीं, यहाँ नहीं होगा। अच्छा, ये वाला राइट नहीं होगा। अच्छा, ये वाला राइट का मतलब होता क्या है, ये होगा नहीं, बट ये वाले राइट का मतलब नहीं होता क्या है, ये आपको बताना है। तो ये होता है कोई भी रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी। जैसे मान लो कोई मर जाता है किसी भी धर्म में, मान लो अपना अपना एक रिलीजियस सेरेमनी होता है, कोई मर जाता है तो वो क्या गाते हैं, मतलब क्या वर्ड्स बोलते हैं, या शादी में कौन सा वर्ड्स बोलते हैं, अलग अलग धर्म का अलग अलग अपना अपना राइट। ठीक है भाई, तो वो जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो रिचुअल्स वाला जो राइट होता है ना, रिचुअल्स वाला, वो होता है रिलीजियस सेरेमनी वाला राइट, ये वाला राइट होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर पता है क्या लगाना है, आपको यहाँ पर ये वाला राइट लगाना है, उसका हक है, उसका राइट है। ठीक है, अच्छा, एक राइट और होता है, ये वाला राइट भी होता है, ये दंगा होता है। ये क्या होता है, ये दंगा होता है, आपको ध्यान रखना है। दंगा वगैरह हो जाता है तो ये वाला राइट होता है। ये वाला राइट हक वाला राइट, ये वाला राइट लिखने वाला राइट, ये वाला राइट रिलीजियस सेरेमनी वाला राइट, रिचुअल से आया। ठीक है, कितनी सारी राइट है भाई, देख लो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन वर्ड। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। लोगों को घर के अंदर रहना है, ऐसा लॉ पास किया गया है भाई। किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है, कर्फ्यू लग जाता है कई बार, कोरोना के टाइम पे लगा,
जब भी कोई दंगा होता है, जैसे 1984 में दंगा हुआ था, सिख दंगा, उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया था, ठीक है भाई, ताकि इतना जो मारा जा रहा था लोगों को उसका रोका जा सके, ठीक है। तो ये चीज जरूरत पड़ने पर सरकार लगाती है, वो जो लीगली जो लगाती है कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना, वो कर्फ्यू होता है, ठीक है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन मतलब आपको पता ही, रोक लगाना, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्शन इन जनरल जब लॉ के ऑर्डर से रोक लगता है ना, उसको कर्फ्यू बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं। रेस्ट्रिक्शन तो नॉर्मल कोई भी रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। चलो, लिमिट का मतलब लिमिट, रोक देना। चेक इन का मतलब क्या होता है? मतलब चेक इन करना, मतलब जैसे कि आप एरोप्लेन वगैरह में या एयरपोर्ट वगैरह में जाते हो या फिर कहीं, तो चेक इन करते हो ना, वहां पर अपनी टिकट चेक करवाते हो, मतलब अपने अराइवल के बारे में बताते हो, फिर निकल जाते हो तो चेकआउट करते हो, तो वो चेक इन चेकआउट होता है। अपने अराइवल करना, चेक इन करना, डिपार्चर करना, चेकआउट कर जाना, ठीक है, वो तो सिंपल है, सबको पता ही है। वर्ड लगेगा कर्फ्यू। अगले पे आ जाइए, अगला क्या है भाई? ओ, क्लोज टेस्ट आ गया है, ठीक है, क्लोज टेस्ट आ गया। देखो, क्लोज टेस्ट यहां से शुरू हुआ है भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, टाइपिस्ट को आज हम डांटेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है ना भाई, ये तुम ध्यान रखो। कोई बात नहीं, हम तुमको बता देते हैं। ये तुम्हारा क्लोज टेस्ट शुरू हो चुका है टी प्राइसेस से, ठीक है। टाइपिस्ट को आज डांट पड़ेगा जोर से, टेंशन मत लो। गुस्सा आ गया अब हमको बहुत जोर। लिखा हुआ टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल। हम कैसे बोलते हैं क्लोज टेस्ट? हम हमेशा क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट को पहले थोड़ा सा पढ़ा करो, क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा पढ़ा करो, पहले थोड़ा सा पढ़ने के बाद, 3-4 लाइन पढ़ने के बाद अच्छे से समझ के आंसर उनसर लगाया करो, पहले हड़बड़ा मत जाया करो, गलत कर दोगे। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई, मतलब रूल हाई मतलब बढ़ रहे इन द करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस। अरे किसी चीज का हायर प्रोडक्शन होता है तो दाम गिर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इधर दाम बढ़ रहा है, ठीक है भाई, एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो यहां तक हमको बात समझ में आया कि भाई दाम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के बावजूद दाम बढ़ रहा है। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? बात इजी है, समझ में आ रहा है। मार्केट एरिया जोन या फील्ड, वो डोमेस्टिक दाम कहां बढ़ता है? दाम मार्केट में बढ़ता है, एरिया जोन या फील्ड में नहीं बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना है। सिंपल सा ऑप्शन था भाई, मार्केट होगा, दाम मार्केट में बढ़ता है, ठीक है, दाम मार्केट में बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना है। हम ना थोड़ा अलग मार्कर ले लेते, इसमें मजा नहीं आ रहा है हमको, ना थोड़ा अलग कलर लेते, रुको, अलग कलर क्या ले, क्या ले, क्या ले, क्या ले, क्या ले, ग्रीन ले लेते, चलो ग्रीन से ठीक लिखाएगा, देखो तो, मार्केट, हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, चलो मार्केट, ठीक। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ? कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स। पास्ट 3 मंथ से देखा जा रहा है कि टी प्राइसेस हैव बीन डैश, ये डैश है, ये डैश है, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन मतलब डैश है, ठीक है भाई, विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ से ये देखा जा रहा है कि टी प्राइसेस हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज अनलाइक लास्ट ईयर की तरह नहीं, टी प्राइसेस हैव जनरली शोन, मतलब अनलाइक का मतलब अब लास्ट ईयर के अपोजिट सिचुएशन बताया जा रहा है, मतलब लास्ट ईयर की तरह नहीं, टी प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गए, दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव डैश एट द रादर हाई लेवल, लेकिन फिर हाई लेवल पे आके बढ़ गए, रुक गए आके, ठीक है। तो यहां पर फिर हम लोग उस ऑप्शन को सारा फिल करते हैं। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स टी प्राइसेस हैव, past 3 months tea prices have been dash with the prices of other companies, dash with the prices of other companies, aligning with the prices of other companies, favoring, फेवर कर रहे हैं, वो फेवर नहीं कर रहे। काउंटर, काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब काउंटर अटैक करना, काउंटरिंग करना, कुछ अपोजिट करना, अपोजिट नहीं कर रहे। इनकाउंटर करने का मतलब क्या होता है? इनकाउंटर का मतलब किसी चीज को फेस करना भी होता है। इनकाउंटर का मतलब कोई चीज बाई चांस हैपन हो, ये भी होता है, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? अलाइन, मतलब वो मिल के चल रहा है। ये तीनों वर्ड देखो, जब ये पता ना चले ना कि क्या होगा, तो ये पता किया करो कि क्या बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तीनों वहां पर क्या ही लॉजिक देंगे। अलाइनिंग फिर भी लॉजिक हो सकता है, अलाइनिंग का मतलब चीजों को मिला के एक साथ करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड हो सकता है कि इंडस्ट्रीज में क्या होती है, चीजों को एक साथ मिलाया जाता है, एक कंपनी वाला दूसरी कंपनी वाले से बात करता है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ द हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स टी प्राइसेस हैव बीन अलाइनिंग विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, तो अदर कंपनीज के साथ उनका प्राइस अब मिल रहा है, मतलब अलाइन हो रहा है, ठीक है। अनलाइक लास्ट ईयर की तरह नहीं, टी प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, तो ड्रामेटिकली बढ़े हैं, मतलब शोन डैश क्या होना चाहिए? शोन डैश, शोन डैश क्या है भाई? शोन एंड इनफ्लो, इनफ्लो शो करेगा, इननेट शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा, या अपट्रेंड शो करेगा। भाई आगे लिखा हुआ ड्रामेटिकली बढ़े है, बढ़ने के सेंस में बात हो रहा है भाई, हम क्यों बोलते हैं? आगे पढ़ने से पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है। यहीं आके रुक जाओगे, ब्लैंक को फिल करने लगोगे, गलती कर दोगे। पीछे आगे जरूर पढ़ा करो, उस हिसाब से फिर ब्लैंक का डिसीजन होता है। इनफ्लो का मतलब किसी चीज का इनसाइड फ्लो होना, ये होगा नहीं। इननेट का मतलब होता है बाई बर्थ आपके पास कोई चीज है, बाई बर्थ कोई क्वालिटी है, कोई राइट है, वो होता है आपका इननेट।
इनेट क्वालिटी बाय बर्थ। ठीक, रिडक्शन का मतलब घटना होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि प्राइस घट तो रहे नहीं। आंसर क्या निकलेगा? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है किसी चीज का राइज होना, इंक्रीज होना। तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शोन एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड दिखाया, इंक्रीज दिखाया, ठीक है, अप ट्रेंड दिखाया, इंक्रीज दिखाया। शोन एन अप ट्रेंड व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली। भाई दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव डैश एट द रेदर हाई लेवल। अब इस ईयर प्राइस ऐसा लग रहा है देख के कि टू हैव डैश एट रेदर हाई लेवल, हाई लेवल पे पहुंच के। rather dash high level, rather dash high level, rather dash high level, rather stabilized, rather moderated, rather equated, rather abated। abate मतलब तो होता है कम होना, कम करना, तो ये तो होगा नहीं भाई, कम का तो सेंस नहीं है। अच्छा देख लेते एक बार पढ़ के सेंस क्या है आगे, रुक जाओ। डैश एट द रेदर हाई लेवल, हाई लेवल भाई लिख दिया तो हाई लेवल में तुम अबेट वर्ड तो नहीं लगा सकते, सिंपल सा बात, सिंपल सा बात है भाई, है ना। तो अबेट तो होगा नहीं, इक्वेटेड बराबर हो गए, बराबर कोई चीज हो नहीं रहा है। मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा ना कम, भाई ज्यादा और ना कम का बात नहीं है वहां पर। दाम जो होते हैं क्या होता है, दाम या तो बढ़ते हैं या तो घटते हैं या तो स्टेबल हो जाते हैं। तीन ही कंडीशन होता है दाम के साथ, प्राइस के साथ तीन ही कंडीशन होता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है या तो स्टेबल हो सकता है। तो अबेट हो सकता था लेकिन वहां बढ़ने का सेंस है तो रिड्यूस वाला सेंस लगा नहीं सकते। इक्वेटेड तो किसी के कर नहीं रहे, मॉडरेट कम ज्यादा, कम ना ज्यादा, मॉडरेट है, मॉडरेट क्लाइमेट वो तो लगेगा नहीं। स्टेबलाइज्ड हो गए होंगे मतलब उस लेवल पर आके स्टेबल हो गए होंगे, उस लेवल पर आके क्या हो गए होंगे, उस लेवल पे आके स्टेबल हो गए होंगे, स्टेबलाइज्ड हो गए होंगे। इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, मतलब सब्सिक्वेंट मतलब एक के बाद एक 4 मंथ्स में क्या हुआ, द डैश एवरेज प्राइस सोड अ डाउन ट्रेंड। लेकिन फिर एवरेज प्राइस में थोड़ा डाउन ट्रेंड आया, कुछ कमी आया। यहां पर क्या लगाओगे, सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स द डैश एवरेज प्राइस, द डैश एवरेज प्राइस, द मंथली एवरेज प्राइस, द हाफ ईयरली एवरेज प्राइस, द वीकली, द ईयरली। भाई 4 मंथ्स का तुम बात किया ना, तुम 4 मंथ्स का बात कर रहे हो, तो 4 मंथ्स का जब बात कर रहे हो तो मंथली लगाओ फिर, तो फिर मंथली लगा पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या लगा पाओगे, मंथली लगा पाओगे। तो तुम कौन सा ऑप्शन लगाओगे यहाँ पर, मंथली एवरेज प्राइस लगाओगे, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे 25 के 25 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए भाई, ये हो गए हमारे सारे 25 के 25 क्वेश्चन। जितने वर्ड्स मीनिंग आपको बताया, हर चीज बताया, वो सिर्फ अच्छे से देखो एक बार, ठीक है। और मैं जैसे अप्रोच लेता हूँ वैसा अप्रोच लेना शुरू करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से शेयर करना है, जरूर से लाइक करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। फिर लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास आपके लिए एक अच्छा सा एनालिसिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।